मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सबसे पहले बात होगी केजरीवाल रिटर्न्स की। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल कल जेल से बाहर निकल आए हैं, जिसके बाद उनका शानदार स्वागत किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलेगी या फिर बीजेपी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, या फिर अपने बयानों के जरिए अरविंद केजरीवाल सुर्खियां बटोरेंगे। अरविंद केजरीवाल पर आज की बड़ी खबर आप जल्दी से जान लीजिए। दिल्ली में आज से चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे अरविंद केजरीवाल। सुबह 11 बजे का वक्त है। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाएंगे और उसके बाद शाम को दिल्ली में 2 रोड शो भी करेंगे अरविंद केजरीवाल। कल सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली और आज से वो प्रचार अभियान में जुटते हुए आपको नजर आएंगे। शुरुआत दिल्ली से। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुबह 11 बजे का वक्त है। हनुमान मंदिर वो जाने वाले हैं। वहां पर दर्शन पूजन के साथ ही दिन की शुरुआत करेंगे। उसके बाद शाम को दिल्ली में 2 रोड शो भी करेंगे। कल ही राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को और आज से वो प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। और देखिए किन शर्तों के आधार पर केजरीवाल जो हैं वो जेल से बाहर आए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी हम देते हैं। देखिएगा, ये देखिए केजरीवाल को जो शर्तें हैं, सीएम ऑफिस और सचिवालय वो नहीं जा सकते हैं। ये शर्त उनके साथ लागू है जमानत मिलने के साथ ही। किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। ये शर्तें लागू की गई हैं और कोर्ट की तरफ से। जरूरी हो तो एलजी से अनुमति लेनी होगी अरविंद केजरीवाल को। अगर बहुत जरूरी है तो एलजी से, उपराज्यपाल से उनको परमिशन लेनी होगी। और केस को लेकर अपनी भूमिका के बारे में कोई बयान नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल। और इसके अलावा देखिए किसी गवाह से संपर्क वो नहीं करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। साथ ही साथ जो शर्तें लागू की गई हैं, चुनाव प्रचार में शामिल होने पर भी उनके कोई रोक नहीं है। वो अलग अलग हिस्सों में जाकर के प्रचार कर सकते हैं। 2 जून को लेकिन कोर्ट ने कहा है कि हर हाल में आपको सरेंडर करना होगा। 1 जून तक बेल पर अरविंद केजरीवाल हैं। 2 जून को वो दोबारा से सरेंडर करेंगे। अब देखिए, अब आपको दिखाते हैं कि कल जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से हुंकार भरी। मैं देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने अपनी दुआएं भेजी, उन्होंने अपना आशीर्वाद भेजा, जिसकी वजह से आज मैं जनता के बीच में वापस आया हूं। और मैं हनुमान जी का उनकी वंदना करता हूं, उनके चरणों में वंदना करता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज मैं जेल से बाहर आया हूं। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें सबको मिलकर देश को बचाना है। तो जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, सरकार पर सीधे सीधे उन्होंने हमला किया। अब आइए, मेरे अलग अलग सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, सीधे ग्राउंड पर आपको लिए चलेंगे, उनसे जानेंगे क्या हलचल वो आज देख पा रहे हैं। दीपक रावत आम आदमी पार्टी के दफ्तर दिल्ली से वो जुड़े हुए मेरे साथ। इसके अलावा अहमद बिलाल है, केजरीवाल के घर से वो मौजूद है। और मदिहा खान, हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस, जहां कुछ ही देर के बाद आपको नजर आएंगे जाते हुए अरविंद केजरीवाल। वहां पर पूजा पाठ वो करेंगे, दर्शन करेंगे। लेकिन सबसे पहले अहमद बिलाल का रुख कर लेते हैं। बिलाल, वहां पर हलचल शुरू हो चुकी है क्या? क्योंकि 11 बजे का वक्त था जब वो हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, कनॉट प्लेस।
बिल्कुल दीपा, आपको बताना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये जो है वो ट्वीट किया गया है कि 11 बजे के करीब वो पहले हनुमान मंदिर जाएंगे, उसके बाद वो पार्टी ऑफिस जाएंगे जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में रोड शो निकालेंगे। सबसे पहले हम आपको इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की तस्वीरें दिखा देते हैं। उनकी जो पायलट गाड़ी है, यानी कि जब उनका काफिला निकलेगा, उसके काफिले की अब तैयारी जो है वो धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। उनके घर के बाहर जो पायलट है गाड़ी है वो यहाँ पर लग चुकी है। अब से कुछ देर में इंतजार है। माना जा रहा है कि तकरीबन 10:30 से पौने 11 बजे के बीच का वो वक्त होगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनको कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल जो है वो दी है, इंटरिम जमानत दी है, वो जो है वो सबसे पहले हनुमान मंदिर जाएंगे अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हनुमान जयंती जो कि 30 अप्रैल को थी, हनुमान जयंती के दिन अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उसी हनुमान मंदिर में गई थी और वहां पर जाकर के उन्होंने कहा था कि अगली बार जब वो आएंगी तो अरविंद केजरीवाल के साथ आएंगी और ठीक वैसा ही हुआ। तो जमानत देने के बाद अगली सुबह जो सबसे पहला काम जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जा रहा है वो हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए जो है वो अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ निकलेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1 घंटे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके भी भगवान हनुमान का शुक्रिया अदा किया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि सबसे पहले वो हनुमान जानकारी दे रहे हैं कि अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ यहाँ से अरविंद केजरीवाल निकलेंगे कनॉट प्लेस के लिए, हनुमान मंदिर के लिए। वहीं पर मदीहा इस वक्त मौजूद है। मदीहा, वहां पर तो कार्यकर्ता पहुंचने शुरू भी हो गए होंगे या फिर पहुंच गए होंगे, क्योंकि कल ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं जाऊंगा हनुमान मंदिर, दर्शन पूजन वहां पर करूंगा, आशीर्वाद लूंगा और आप बहुत बड़ी संख्या में आइएगा कार्यकर्ताओं से। पहले कह दी थी कि वो जो है हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। कैनॉट प्लेस का ये वो हनुमान मंदिर है जहां पर बड़े बड़े मौकों पर अरविंद केजरीवाल को यहां पर देखा गया है। वो आते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो हनुमान मंदिर में जैसे दर्शन करने के लिए अमूमन लोग आते हैं वो लोग भी आ रहे हैं, मीडिया का बड़ा जमावड़ा। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि कुछ समर्थक तो पहुंचे ही हैं अरविंद केजरीवाल के, लेकिन जो पुलिस प्रोटोकॉल है, पुलिस की तैयारी है, जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वो कड़ी है। क्योंकि ये पहले से ही अरविंद केजरीवाल ने बता दिया था कि आज जो है वो हनुमान मंदिर पहुंचेंगे और उसी को देखते हुए यहाँ पर ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो दिखाई दे रहे हैं। वो हनुमान मंदिर के आसपास अभी तैनात हैं। इसके अलावा बैरिगेटिंग लगाई गई है ताकि ऐसा ना हो कि जब अरविंद केजरीवाल और उनके साथ उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे तो भीड़ बेकाबू ना हो जाए, ज्यादा लोग ना हो। क्योंकि आम दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं वो भी यहाँ मौजूद होते हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है मदीहा, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक यहाँ पर पहुंच सकते हैं, स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो, इसलिए भी वहां पर इंतजाम किए गए हैं। आप ये जानकारी वहां से दे भी रही हैं, तस्वीरें भी दिखा रही हैं। इसी बीच देखिए, आपके पास भी लौटूंगी दीपक में, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद आप नेताओं ने खुशी जाहिर की है, अब उनमें गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। ये सत्य की विजय है, ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही खड़ी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार से विपक्ष पे हमला हो रहा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जब जब इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में रहा है, सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो फैसला लिया है उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ। पूरे देश में इसको लेकर के खुशी की लहर है, दिल्ली के लोगों के दिल में खुशी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक रोशनी की किरण दिखाई है, इसलिए पूरी दिल्ली, पूरा देश उनका शुक्रगुजार है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और हमें इस बात का भरोसा है कि देश में जो इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई चल रही है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये लड़ाई और मजबूत होगी और देश ये लड़ाई जीतेगा। जेल में जिस तरह से उन्होंने डाला हो तो तानाशाही तो उनकी जारी है, तो जैसे उसी तानाशाही के खिलाफ अंतरिम बेल भी एक लड़ाई का हिस्सा है।
तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को आपने सुना। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। दीपक रावत मेरे साथ बने हुए। दीपक, 50 दिन जेल में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल अब अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच में पहुंचे हैं। जाहिर है अब तो दोगुने जोश और खरोश के साथ चुनावी प्रचार में उतरेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक। जी बिल्कुल दीपा, और तैयारियां भी बहुत तेज यहां पर हो गई हैं शुरू, क्योंकि यहां पर आप देखिए कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और हनुमान मंदिर के बाद सीधा अरविंद केजरीवाल इसी दफ्तर में पहुंचेंगे। इस दफ्तर में पहुंचने का पहला बड़ा मकसद अरविंद केजरीवाल का ये है कि यहां मीडिया के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, कार्यकर्ताओं को संबोधन के जरिए अपनी बात पूरे देश भर में अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई जा सके। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये मानना है कि अभी जिन जिन सीटों पर चुनाव बाकी है उनमें सबसे ज्यादा स्टेक अगर आम आदमी पार्टी का जिन राज्यों में है उन राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, इन जगहों पर आम आदमी पार्टी प्रमुखता से चुनाव लड़ रही है। 13 की 13 सीटें पंजाब में हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ना है, और जब से सरकार बनी है पंजाब में आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही है कि 13 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी हासिल कर सकती है। दिल्ली में भी इस बार सिनेरियो काफी बदला हुआ है। इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। 4 सीटें यानी कि ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में है, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास एक बड़ा मौका है अपनी इस जमानत को भुनाने का, और इसी कोशिश में आज से पार्टी लग भी गई है। अरविंद केजरीवाल यहां से आज जो मैसेज देंगे वो मैसेज बड़ा इसलिए होगा क्योंकि वो अपनी पूरी रूपरेखा भी सामने रखेंगे। ये बताएंगे कि आगे किस तरीके से उन्होंने 20-21 दिन प्रचार करना है, किस तरीके से कहां लोगों के बीच में जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इन 15-16 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा देगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगता है कि बहुत लंबे इंतजार के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा मौका मिला है, उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। जो मुखिया आम आदमी पार्टी के हैं अरविंद केजरीवाल, स्टार प्रचारक हैं, वो अब अगर बाहर आ गए हैं तो उनके बाद आने के बाद से, अब देखिए 25 मई को दिल्ली और हरियाणा में चुनाव होने हैं, 1 जून को पंजाब में चुनाव होने हैं। दिल्ली में तो आज से वो शुरुआत कर ही रहे हैं, हनुमान मंदिर में जाएंगे, दर्शन पूजन, उसके बाद नॉर्थ और साउथ दिल्ली में उनका रोड शो भी होना है। लेकिन इसके अलावा दिल्ली से बाहर हरियाणा और पंजाब में भी प्रचार की कमान संभालते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। शुक्रिया आपका दीपक। अहमद बिलाल और मदीहा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी तो दर्शकों को दिखाएंगे सबसे पहले वो तस्वीरें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज से हर शनिवार रात 9 बजे आप सच्चे किरदारों के साथ सत्ता के सबसे बड़े नायक की ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जो आंखों देखी दास्तान पर आधारित है। नरेंद्र भाई नाम की टेलीफिल्म में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े उन किस्सों को देखेंगे जो अब तक अनकहे हैं। तो आज रात 9 बजे एबीपी न्यूज ट्यून करना मत भूलिएगा और जरूर देखिएगा नरेंद्र मोदी पर बना सबसे विशेष और सबसे शानदार शो नरेंद्र भाई शरद केलकर के साथ। केतली के साथ नंगे पांव दौड़, प्लेटफॉर्म से पार्लियामेंट तक की यात्रा पे एक साधारण संघ प्रचारक जो बन गया असाधारण प्रशासक। नवजात पार्टी का गुमनाम लीडर कैसे बन गया प्राइम मिनिस्टर। गुजरात मॉडल का रचनाकार अपने दम पर पलट दी सरकार। राजनीति के उस अपराजेय योद्धा के अतीत का वो अनदेखा अनसुना अध्याय खुलने वाला है जिसे दुनिया नरेंद्र मोदी कहती है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी की शख्सियत को डिकोड करने वाले कैरेक्टर कैमरे पर आ रहे हैं। पहली बार वो पात्र बोलेंगे जिन्होंने वडनगर के नरेंद्र को सत्ता के महाभारत का पार्थ बनते देखा। बस में से उतरे तो वो साइकिल पर पीछे कैरियर पर बैठ जाते थे। वो ही आज का नरेंद्र भाई मोदी है। व्यक्ति को पहचानने की भयंकर तकलीफ थी। नरेंद्र मोदी के बारे में जो न किताबों में छपा न दस्तावेजों में दर्ज हुआ, अब उस चौंकाने वाले सफर का गवाह आप बनने जा रहे हैं। नरेंद्र भाई, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। पहली बार नरेंद्र मोदी की शख्सियत को करीब से पढ़ने और समझने की सबसे ईमानदार कोशिश की गई, जिसका पहला एपिसोड इस शनिवार रात 9 बजे एबीपी न्यूज पर प्रसारित होगा। टीवी और फिल्मी दुनिया की सबसे बुलंद आवाज शरद केलकर के साथ कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। काउंटडाउन शुरू हो गया है।
सिर्फ एबीपी न्यूज पर। चलिए वडनगर से रायसीना तक की संघर्ष यात्रा पर। तो देखना मत भूलिए नरेंद्र भाई एबीपी न्यूज पर शनिवार रात 9 बजे और रविवार रात 10 बजे। नरेंद्र भाई। कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान की भावना के बीच में छुरा भोंक रही है। जब तक मोदी जिंदा है रत्ती भर भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। काल एक प्रकार से देश की आर्थिक राजधानी हुआ करता है। गलत नीतियों के कारण, गलत नेतृत्व के कारण इसको तबाह करके रखा हुआ है। जो नोटों के ढेर निकल रहे हैं वो तो सीधा साधा सबूत है। 4 जून को सबसे ज्यादा विक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विजय होगा। लोकसभा चुनाव में अभी 4 दौर का मतदान बाकी है। नए नए मुद्दों पर विवाद हो रहा है और इसी बीच देश की सियासत के सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी ने एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया। प्रधानमंत्री मोदी का ये ऑन द स्पॉट इंटरव्यू था। एबीपी न्यूज रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से हर वो सवाल पूछे जो इस वक्त आप पीएम मोदी से जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपको मोदी के इंटरव्यू की बिग ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं, फिर आपको पूरा इंटरव्यू भी हम दिखाएंगे। बड़ी खबर आप जान लीजिए, पीएम मोदी ने विस्फोटक इंटरव्यू दिया एबीपी न्यूज को। हर ट्रेंडिंग टॉपिक पर खुलकर बोले पीएम मोदी। कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि संविधान की पीठ पर छुरा घोंप रही है कांग्रेस पार्टी, और साथ ही तृणमूल कांग्रेस को लेकर भी कहा कि टीएमसी ने अब सरेंडर कर दिया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में पीएम ने कहा कि जब तक जिंदा हूं धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। 2014 में उम्मीद, 2019 में भरोसा और 2024 में गारंटी का प्रतीक बनकर चुनाव के मैदान में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे साथ हैं। मोदी जी, उड़ीसा में ये भीड़ देखकर क्या कहेंगे, क्योंकि इस बार जो नारे लगे हैं 10 साल के कार्यकाल में कितना भरोसा है कि पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे? आपने देखा होगा, मैं जहां से मैंने ये लोगों के दर्शन का कार्यक्रम शुरू किया, लोगों का जो उत्साह है, उनकी आंखों में जो एक चमक है, उसके साथ साथ अपार विश्वास की अनुभूति है और दोनों तरफ है ये विश्वास का भाव। मैं उड़ीसा में 2 या 3 बार यहाँ अलग अलग जगह पे गया हूँ। इस प्रकार का जुनून, इस प्रकार का उत्साह बहुत ही कम देखा जा सकता है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मैंने देखा कि जो एक दिल का कनेक्ट है, मनों का भाव है, वो पूरी तरह जुड़ चुका है। और मैं पक्का मानता हूं कि उड़ीसा की लाइफ में ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। गठबंधन की बात हुई थी, बना नहीं। इस बार कितना भरोसा है कि सीट और आंकड़े बढ़ जाएंगे उड़ीसा में? हम पहले भी 2 अलग अलग दल ही रहे हैं। हम इसके पूर्व भी अलग अलग ही चुनाव लड़े हैं। मुद्दों के आधार पर संसद में हमें समर्थन मिलता रहा है, लेकिन असेंबली में हमारा हमेशा उनके साथ संघर्ष रहा है। और कारण ये है कि उड़िया की संस्कृति, उड़िया की मिट्टी की सुगंध इस गवर्नेंस में नजर नहीं आ रही है। सामान्य मानवी कट ऑफ फील करता है। इवन राजा महाराजाओं के जमाने में भी जनता से कोई कनेक्ट होता था, यहाँ कोई कनेक्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है जन सामान्य से जुड़ करके उड़िया नागरिकों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करना। और भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और लंबे संघर्ष के बाद उड़िया भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुका है। मैं अगर बंगाल की बात करूं तो एक जमाने में कोलकाता आर्थिक राजधानी रहा। आप ये मानते हैं कि घुसपैठ और बाकी सारे मुद्दों ने और वोट बैंक की राजनीति ने उसे पीछे कर दिया? बंगाल पहले एक प्रकार से देश की आर्थिक राजधानी हुआ करता था। इस देश में
जितने भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए, कई शताब्दियों तक बंगाल ने उसका नेतृत्व किया है और बंगाल की क्षमता पर आज भी मेरा भरोसा है। बंगाल के नौजवानों की क्षमता पर आज भी मेरा भरोसा है। लेकिन गलत नीतियों के कारण, गलत नेतृत्व के कारण, पहले लेफ्ट के कारण, बाद में टीएमसी के कारण, और कांग्रेस ने तो बेड़ा गर्क करके ही रखा था। इन लोगों ने 50 साल में इसको तबाह करके रखा हुआ है। जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति हो रही है, ममता जी पार्लियामेंट में जब थी, जिन मुद्दों को लेकर के पार्लियामेंट में वो पेपर उछालती थी, आज उन्हीं मुद्दों को वो सरेंडर हो गई है और वो उसके लिए एक बहुत बड़ी सोने की खान जैसा बन गया है। ये जो ममता जी में बदलाव आया है, वो बंगाल का आदमी स्वीकार नहीं कर सकता है। वो मौके की तलाश में है और मैं देख रहा हूं कि पिछले असेंबली के चुनाव में हमें सिंगल डिजिट में थे, हम 80-85 पर पहुंच गए। लोकसभा में इस बार मैं क्लीन स्वीप देख रहा हूं, उड़ीसा में भी, पश्चिम बंगाल में भी। विपक्ष के मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं, फिर उनको बेल मिल जा रही है। आरोप लगाते हैं कि मोदी जी अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं विपक्ष को शांत रखने या पीछे रखने के। इस देश में अकेले ईडी की मैं बात करूं तो ईडी के जितने केसेस हुए हैं उसमें सिर्फ 3% पॉलिटिशियन है, 97% ब्यूरोक्रेट्स हैं, ड्रग माफिया हैं, गन रनर है, लैंड माफिया है, सैंड माफिया है, ये लोग हैं। सिर्फ 3% पॉलिटिशियन है। दूसरा, जो नोटों के ढेर निकल रहे हैं वो तो सीधा साधा सबूत है और वो पॉलिटिशियनों के यहाँ से निकलते, और नोटों के ऐसे ढेर निकलते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो या अन्य राज्य हो। बैंक के मशीन नोटे गिनते गिनते हाँफने लग जाती हैं। ये हालत हुई है और इसलिए हिंदुस्तान के लोगों के ना करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया जब्त हुआ है। अब ये निर्दोष लोग होते थे, पैसे आए कहाँ से? जब आप विपक्ष की बात कर रहे हैं तो विपक्ष ये कहता है कि विकास की अगर इतनी भरोसा है तो फिर धर्म और धर्म के नाम पर आरक्षण की बात क्यों की जाती है? हमने नहीं की है। कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान की भावना के पीठ में छुरा भोंक रही है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कहा था उसे उल्टा कर रही है। वे धर्म के आधार पर आरक्षण करने जा रहे हैं। हम इसको रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं और मोदी की ये गारंटी है, जब तक मोदी जिंदा है मैं SC, ST, OBC उनके आरक्षण में से रत्ती भर भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। मैं इसके लिए जीवन भर लड़ता रहूंगा। मेरा आखिरी सवाल, महिलाओं और युवाओं का आपको बहुत समर्थन मिला है, इस बार कितना भरोसा है? ऐसा है कि समाज के सभी वर्गों का और देश के सभी भूभाग से अपार जन समर्थन है। ये मेरा सौभाग्य है कि माताओं बहनों का मुझ पर विशेष कृपा रही है और मैं तो मानता हूँ माताएं बहनें सिर्फ वोट नहीं, वो मेरा रक्षा कवच है। वो मेरे लिए हमेशा मन्नत करती है। और गांव की किसी गरीब महिला जिसने मुझे कभी देखा नहीं, जिसने मेरा नाम नहीं सुना है, आप पूछोगे तो पूरा नाम मालूम नहीं है, अकेला मोदी पता है, क्या हूँ मैं वो भी पता नहीं, वो कहती है कि दिल्ली में मेरा एक बेटा बैठा है। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है? 4 जून को रिजल्ट आएगा, मोदी जी उस दिन क्या कर रहे होंगे? 4 जून को हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में सबसे ज्यादा विक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विजय होगा। दिलचस्प है मुकाबला। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उड़ीसा, एबीपी न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना और देखिए इस लोकसभा चुनाव में पहली बार ग्राउंड जीरो पर पीएम मोदी ने एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल से खास बातचीत की है। हमारे साथ पीएम मोदी का इंटरव्यू लेने वाली मनोज्ञा लोईवाल ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से सीधे जुड़ गई है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। और मनोज्ञा, आपने तो खुद पीएम मोदी से बात की है, चुनाव के नतीजों में अपनी जीत को लेकर पीएम मोदी कितने कॉन्फिडेंट आपको दिखाई दिए? बहुत
बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट। और अगर मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि उनके कितने आंकड़े आने वाले हैं, और जिस तरह से विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है, उनसे बातचीत करने के बाद ये आप मान लीजिए कि बहुत सारी चीजें धराशायी होने वाली हैं। अगर मैं ये कहूं कि उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस, उनका पब्लिक कनेक्ट, उनकी वाकपटुता, उनका लोगों से मिलने का, लोगों को मिलकर उनको एक यादगार लम्हा बना देने का जो एक स्टाइल है वो अद्भुत है। और यही बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी सब नेताओं से अलग कैसे हो जाते हैं। अब आप सोचिए, रात को 10-11 बजे तक जो रोड शो चला है, उसके बाद प्रधानमंत्री भुवनेश्वर में रुके और आज सुबह 9 बजे उनकी कंधमाल और बारगढ़ में रैली लगी हुई है, तो वो वहां पहुंच भी गए हैं, पहली रैली कर भी चुके हैं और उसके बाद अभी दूसरी और तीसरी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि उड़ीसा में आज होनी है। उड़ीसा के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अगर कोई कैंपेन करता है तो दिन में आराम करता है और फिर शाम को करता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही अपने चुनिंदा दिनों में यहाँ आए, लेकिन उसके साथ साथ जिस स्पीड से ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, ये आप मानकर चलिए कि 21 लोकसभा सीटों में जो 8 पर अभी बीजेपी काबिज है, ये आंकड़े डबल डिजिट में जाने तय हो जाते हैं। लड़ाई भले ही जमीनी स्तर पर वर्तमान में नवीन पटनायक यानी कि बीजेडी, बीजू जनता दल बनाम बीजेपी हो, लेकिन ये भी दिलचस्प हो जाता है मुकाबला कि इस लड़ाई के साथ साथ एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, दूसरी ओर बीजेडी की अपनी एंटी इनकम्बेंसी भी आ जाती है जमीन पर। ये आप याद रखिए कि अगर 2 दशक से ज्यादा का समय किसी राज्य सरकार ने अपने समय बिता लिया हो राज्य में, तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। हालांकि प्रगति की राह पर जिस तरह से बीजेडी चली है वो अपने आप में सराहनीय है। अब जमीनी स्तर पर लड़ाई होगी, क्योंकि यहाँ पर उड़ीसा की जनता ये बखूबी जानती है कि राज्य में जब चुनते हैं तो कई बार उन्होंने बार बार बीजेडी को चुना है, लेकिन लोकसभा में आंकड़े बदलते चले गए हैं और बीजेपी ने बड़ी पर लड़ाई बेशक हो, लेकिन अपनी जीत को लेकर पीएम मोदी आश्वस्त दिखाई दिए। ओडिशा और पश्चिम बंगाल को लेकर तो उन्होंने कहा कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड मतों से इस बार जीत होगी। वो पूरा इंटरव्यू आपका हमने दर्शकों को दिखाया और सुनाया भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज्ञा पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इस वक्त गुजरात के भरूच से एक बड़ी खबर मिल रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें। प्रवीण मिश्रा नाम का व्यक्ति यहां से गिरफ्तार हुआ है। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का इस पर आरोप है। हनी ट्रैप में फंसकर जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। मोबाइल फोन से कई जानकारी हासिल हुई है इसके, ये भी बात सामने आ रही है।